तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एफएमआरआई के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब साइंटिस्ट कहते हैं ना कि वो दिमाग को काम करते हुए देख सकते हैं, तो उसका असल में मतलब क्या होता है। क्योंकि ये कोई सीधी सादी तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक जासूसी कहानी की तरह है। ये सवाल तो साइंटिस्ट को सदियों से परेशान करता आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ख्याल को, किसी एहसास को या किसी याद को सच में बनते हुए देख पाएं? और यही सवाल हमें सीधे लेकर आता है एफएमआरआई की तकनीक पर। ये इस पहेली को सुलझाने की हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन कोशिश है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, दिमाग को समझने का हमारा जो सफर है ना, वो काफी लंबा रहा है। एक जमाना था 1800 के दशक में, जब फ्रेनोलॉजी का बोलबाला था। मतलब लोग ये मानते थे कि किसी की खोपड़ी पर जो उभार हैं, उनसे उसके व्यक्तित्व का पता चल सकता है। और आज आज हमारे पास एफएमआरआई की ये चमचमाती रंग बिरंगी तस्वीरें हैं। है ना कमाल का फर्क? लेकिन ये जो चमकीले रंग हैं, ये हैं क्या? ये असल में किसी के विचारों की तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधी नहीं, बल्कि थोड़ी घुमावदार है। तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें सबसे पहले उस मशीन को समझना होगा जो ये सब मुमकिन करती है। हाँ, वही एमआरआई स्कैनर, या जैसा कि हम इसे मजाक में कह सकते हैं, सच्चाई का डोनट। अब देखिए, एक एमआरआई स्कैनर के अंदर मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं। एक तो है एक बहुत बहुत ही पावरफुल मैग्नेट, जो एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर आते हैं ग्रेडियंट कॉइल्स। ये छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं जो मेन फील्ड में हल्का फुल्का बदलाव करते हैं, जिससे स्कैनर को ये पता चलता है कि सिग्नल ठीक किस जगह से आ रहा है। और आखिर में है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स। इनका काम है शरीर में एक एनर्जी वेव भेजना, और फिर शरीर से जो गूंज या सिग्नल वापस आता है, उसे सुनना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एफएमआरआई जो है वो सीधे न्यूरॉन्स को, यानी दिमागी सेल्स को फायर करते हुए नहीं पकड़ता। नहीं, वो एक प्रॉक्सी, मतलब एक इनडायरेक्ट सिग्नल का इस्तेमाल करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे दिमाग शर्मा रहा हो। जब दिमाग का कोई हिस्सा ज्यादा मेहनत करता है तो वो एक तरह से ब्लश करता है, और एफएमआरआई बस उसी शर्माहट को पकड़ लेता है। और ये शर्माना मुमकिन होता है एक मॉलिक्यूल के वजह से, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जी हाँ, ये वही प्रोटीन है जो हमारे खून में होता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत किसे होती है? हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को, जो हमेशा एनर्जी के भूखे रहते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की एक खासियत है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पास ऑक्सीजन है या नहीं। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन भरी होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब एमआरआई स्कैनर के लिए वो लगभग इनविजिबल या अदृश्य है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ऑक्सीजन न्यूरॉन्स को दे देता है, तो बिना ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन एक छोटे से मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगता है, और वो अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड में हल्की सी गड़बड़ी पैदा करता है। तो हुआ ना कमाल, एक तरह का हीमोग्लोबिन अदृश्य है और दूसरी तरह का हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। एफएमआरआई बस इसी छोटे से फर्क को पकड़ लेता है। इसी कमाल की टेक्निक का नाम है बोल्ट कॉन्ट्रास्ट। इसका पूरा नाम है ब्लड ऑक्सीजनेशन लेवल डिपेंडेंट कॉन्ट्रास्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीधे न्यूरॉन्स को नहीं देख रहा, बल्कि ये खून में ऑक्सीजन के लेवल को देख रहा है। ये बस इस बात का हिसाब लगा रहा है कि किसी जगह पर ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन का रेशियो क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई कुछ देख रहा है, तो उसके दिमाग का जो विजुअल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वो एक्टिव हो जाएगा। अब उन एक्टिव न्यूरॉन्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो फौरन ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिमांड करते हैं। इसके जवाब में हमारा शरीर क्या करता है? वो उस हिस्से में जरूरत से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन से लबालब खून भेज देता है। और जैसा हमने अभी देखा, ये ऑक्सीजन वाला खून एमआरआई के लिए अदृश्य होता है। तो ये नया खून पुराने बिना ऑक्सीजन वाले यानी दिखने वाले खून को वहां से हटा देता है। नतीजा, उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी कम हो जाती है और एफएमआरआई का सिग्नल बढ़ जाता है। बस यही है वो सिग्नल जिसे हम पकड़ते हैं। यही जो शरीर का ओवर रिएक्शन है, ये जो जरूरत से ज्यादा खून भेजने की आदत है, यही बोल्ट सिग्नल का राज है। इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे एक प्यासे फूल के लिए पूरे बगीचे को पानी दे देना। हमारा शरीर बस ये पक्का करना चाहता है कि काम कर रहे न्यूरॉन्स के पास फ्यूल की कोई कमी ना हो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
आंकड़ों से समझिए। जब दिमाग का कोई हिस्सा एक्टिव होता है तो वहां ब्लड फ्लो 50% तक बढ़ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ 5% ही बढ़ता है। ये जो इतना बड़ा गैप है, इसी की वजह से उस एरिया में ऑक्सीजन वाले खून की बाढ़ सी आ जाती है और हमें एक मजबूत बोल्ड सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ लें कि स्कैनर खून में ऑक्सीजन लेवल के बहुत छोटे छोटे बदलावों को पकड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस कच्चे रॉ सिग्नल से, वो जो हम न्यूज़ में देखते हैं दिमाग के वो रंग बिरंगे खूबसूरत नक्शे, वहां तक का सफ़र कैसे तय होता है? तो सबसे पहली बात ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्कैनर से जो रॉ डेटा निकलता है वो वैसा बिल्कुल नहीं दिखता। वो तो बस ग्रे स्केल में थोड़ी धुंधली, लो रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों की एक सीरीज होती है। ये दिमाग की एक्टिविटी की कोई साफ सुथरी तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तो बस बहुत सारे नॉइज़ वाला डेटा है जिसे टाइम के साथ इकट्ठा किया जाता है। तो फिर वो जो हम देखते हैं, वो रंगीन धब्बे, वो क्या है? वो तस्वीरें हैं ही नहीं, वो असल में स्टैटिस्टिकल मैप्स हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो दिमाग का एक हाई रेजोल्यूशन एनाटॉमिकल स्कैन लेते हैं और उसके ऊपर इन स्टैटिस्टिकल नतीजों को एक लेयर की तरह चढ़ा देते हैं। इससे बस ये पता चलता है कि सिग्नल में जो जरूरी बदलाव हुए वो दिमाग के किस हिस्से में हुए। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, वो रंगीन हिस्सा ये नहीं बता रहा कि ये हिस्सा एक्टिव है, नहीं, वो ये बता रहा है कि इस हिस्से की एक्टिविटी एक कंडीशन में दूसरी कंडीशन के मुकाबले स्टैटिस्टिकली ज़्यादा थी। जैसे साइंटिस्ट ये देख सकते हैं कि जब कोई चेहरे देख रहा है तब दिमाग कैसा काम कर रहा है, और जब कोई घर देख रहा है तब कैसा काम कर रहा है। वो रंगीन धब्बे बस उन हिस्सों को दिखाते हैं जहां इन दोनों कामों के बीच एक्टिविटी का फर्क वाकई में बहुत बड़ा और भरोसेमंद है। चलिए, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये रंगीन धब्बे क्या दिखाते हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि इन्हें सही तरीके से समझा कैसे जाए। और यहीं पर आकर विज्ञान थोड़ा पेचीदा हो जाता है, और यहीं से सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी शुरू होती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर हम ये देख सकते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कब ज्यादा एक्टिव है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी का मन पढ़ सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, और इसकी वजह है एक लॉजिकल गलती जिसे रिवर्स इन्फ्रेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला, जिसे अक्सर डर से जुड़ा जाता है। अब अगर किसी के स्कैन में एमिगडाला एक्टिव दिखता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान डरा हुआ ही है। क्यों? क्योंकि एमिगडाला खुशी में भी एक्टिव होता है, हैरानी में भी, और कोई भी नई चीज देखने पर भी एक्टिव हो सकता है। मतलब दिमाग का एक ही हिस्सा कई अलग अलग इमोशंस और कामों से जुड़ा हो सकता है। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण मीडिया में देखने को मिला था। 2011 में एक आर्टिकल की हेडलाइन थी, आप अपने आईफोन से प्यार करते हैं। सचमुच हुआ ये था कि स्टडी में पाया गया कि आईफोन देखने पर दिमाग के वो हिस्से एक्टिव हुए जो प्यार जैसी भावनाओं से भी जुड़े हैं। तो बस हेडलाइन बना दी गई। ये रिवर्स इन्फरेंस का एक क्लासिक केस है। तो कुल मिला के बात क्या है, एफएमआरआई क्या कर सकता है और क्या नहीं? देखिए, ये जरूर पहचान सकता है कि किसी काम को करते वक्त दिमाग के किन हिस्सों की एक्टिविटी में बदलाव आ रहा है, और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन ये सीधे न्यूरॉन्स को नहीं नापता। ये भी साबित नहीं कर सकता कि कोई हिस्सा उस काम के लिए जरूरी ही है। और हां, ये किसी के मन की बातें या ख्याल तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि साइंटिस्ट्स ब्रेन स्कैन पैटर्न को देखकर ये बता सकते हैं कि कोई कौन सा बटन दबाने वाला है, और ये वो उस इंसान के फैसला लेने से कुछ सेकंड पहले ही बता सकते हैं। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग हमारे जानने से पहले ही हमारे लिए फैसले ले रहा है, तो फिर फ्री विल या अपनी मर्जी से काम करने का क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि एफएमआरआई जैसी तकनीक हमें सिर्फ दिमाग के बारे में ही नहीं, बल्कि हम कौन हैं इस पर भी सोचने पर मजबूर करती है ना? सोचने वाली बात।